बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम क्लास फर्स्ट ईयर के तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और खुदा ताला से आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहते हैं। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मोमेंटम इन द फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन और सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम और उसके साथ हमने इम्पल्स को ब्रीफली स्टडी किया। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के मोमेंटम में तब्दीली का कानून। डियर स्टूडेंट, इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, डायग्राम, इसकी डायग्राम कैसे हम बयान कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं और इसको ड्राइव कैसे कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, बोर्ड के लिहाज से, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और बोर्ड में 12 दफ़ा आ चुका है, जिसका सबसे पहला पॉइंट जो है आइसोलेटेड सिस्टम, द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। ऐसा ऑब्जेक्ट का सिस्टम जिस पर कोई बैरूनी फोर्स असरअंदाज ना हो, ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम का नाम देते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। The total linear momentum of an isolated system remain constant। किसी isolated system का जो total linear momentum है वो हमेशा constant रहता है, यानी किसी isolated system के linear momentum के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती, उसके अंदर change in momentum क्या होता है, जीरो होता है और momentum क्या रहता है, constant रहता है। डायग्राम जी, फर्ज करें आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मैस m1 है, एक का मैस है m2। एक वेलोसिटी v2 से इधर मूव कर रहा है और एक वेलोसिटी v1 से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। अब दोनों, एक जो ऑब्जेक्ट मैस जिसका मैस m1 है उसकी वेलोसिटी है v1 और जो ऑब्जेक्ट जिसका मैस m2 है उसकी वेलोसिटी है v2। अब देखें v1 जो है ये ग्रेटर है v2 से, अगर v1 v2 से ग्रेटर होगा तभी ये वाला ऑब्जेक्ट m1 जो है वो m2 से टकराएगा। अगर v1 v2 से बड़ी नहीं होती तो फिर कभी भी m1 m2 से नहीं टकराएगा। जब v1 ग्रेटर देन v2, सो ये m1 जो मैस है ये m2 से टकराता है। अब टकराने से पहले अगर हम इसका मोमेंटम लें तो इसका मोमेंटम होता है m1 v1, इसका मोमेंटम m2 v2। तो अगर पूरे सिस्टम का मोमेंटम लें तो असल में इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन तमाम के मोमेंटम को अगर आप जमा कर देंगे तो वो इस सिस्टम का मोमेंटम बन जाएगा। अब इस सिस्टम के अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों के मोमेंटम को आप जमा कर देंगे, इसका मोमेंटम m1 v1 जमा इसका मोमेंटम m2 v2। इन दोनों के मोमेंटम को जब हमने जमा कर दिया तो वो इस सिस्टम का मोमेंटम हमारे पास आ गया। जब इन दोनों ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को आप जमा कर देंगे तो वो असल में इस सिस्टम का मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा, m1 v1 p1 प्लस m2 v2 p2। m1 v1 ये पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है और इसे p1 से ज़ाहिर करते हैं, m2 v2 ये दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है तो इसे p2 से ज़ाहिर करते हैं। अब कुछ वक्त गुजरने के बाद ये ऑब्जेक्ट टकरा जाते हैं, m1 जो है ये m2 से टकरा जाता है। अब m1 जो m2 पे फोर्स लगा रहा है वो F1 है और जो m2 m1 पर फोर्स लगा रहा है वो F2 है। अब इसका मतलब है m1 जो है वो m2 पर एक्शनल फोर्स लगा रहा है, एक्ट कर रहा है, एक्शन कर रहा है। m1 जो है वो m2 पर एक्ट कर रहा है, m1 जो है वो m2 पर एक्शन कर रहा है और रिएक्शन के तौर पर m2 m1 पर F2 फोर्स लगा रहा है। m1 जो m2 पर एक्शन कर रहा है वो फोर्स F1 है और रिएक्शनल के तौर पर m2 जो m1 पे रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है वो है F2 प्राइम। अब टकराने के बाद जो इनका मोमेंटम है, इसका मोमेंटम टकराने के बाद जो m1 है उसकी वेलोसिटी हो जाती है v1 प्राइम और जो m2 है इसकी वेलोसिटी हो जाती है v2 प्राइम। तो टकराने के बाद जो इसका मोमेंटम होगा m1 v1 प्राइम
और टकराने के बाद जो m2 का मोमेंटम होगा m2v2 प्राइम। अगर आप इन दोनों ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को जमा कर देंगे तो वो इस सिस्टम का मोमेंटम आ जाएगा m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। ये जो m1v1 प्राइम ये ऑब्जेक्ट m1 का मोमेंटम है टकराने के बाद, इसे p1 प्राइम से ज़ाहिर करते हैं। ये जो m2v2 प्राइम ये जो मोमेंटम है ये ऑब्जेक्ट m2 का है और ये टकराने के बाद ऐसे p2 प्राइम से ज़ाहिर करते हैं। डियर स्टूडेंट, suppose two body moving with velocity v1 and v2 having mass m1 and m2, so velocity v1 greater than v2, after colliding the mass m1 having velocity v1 prime, के m1 के टकराने के बाद इसकी velocity v1 prime हो जाती है, and mass m2 having velocity v2 prime, so find change in momentum in the bodies, so m1 exert actional force f1, m1 जो फोर्स लगाएगा m2 के ऊपर वो एक्शनल फोर्स होगी, वो होगी f1, and m2 exert reactional force, और m2 जो है ये रिएक्शनल फोर्स लगाएगा ऑन m1 के ऊपर और वो कौन सी होगी f2 प्राइम होगी। अब डेल p इन m1 मैस 1 के अंदर जो चेंज इन मोमेंटम होता है, तो चेंज इन मोमेंटम होता है टकराने के बाद का मोमेंटम माइनस टकराने से पहले का मोमेंटम। हमने ये वाली चीज हमें पता है कि ये वाला जो हमने केस पढ़ा हुआ है F क्रॉस डेल टी इज इक्वल टू डेल पी, ये कहाँ हमने पढ़ा हुआ है? सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन मोमेंटम, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन मोमेंटम, के न्यूटन लॉ को चेंज इन मोमेंटम की शक्ल में ज़ाहिर करना। इसके अंदर हमने ये रिलेशन पढ़ा है और इसी रिलेशन को यूज़ करते हुए हम m1 का और m2 का चेंज इन मोमेंटम मालूम करेंगे। पहले आते हैं m1 f1 क्रॉस डेल टी इज इक्वल टू डेल p1। f1 ये वो फोर्स है जो m1 m2 के ऊपर लगा रहा है, ये एक्शनल फोर्स है, और डेल टी ये वो टाइम है जिसके दौरान फोर्स लग रही है, और डेल p1 ये चेंज इन मोमेंटम है ऑफ द ऑब्जेक्ट m1। अब चेंज इन मोमेंटम से मुराद क्या है कि टकराने से बाद का मोमेंटम माइनस टकराने से पहले का मोमेंटम। अब m1 को देखें तो टकराने के बाद m1 का मोमेंटम क्या है? p1 प्राइम, माइनस टकराने से पहले इसका मोमेंटम क्या था? p1 प्राइम माइनस p1। अब p1 प्राइम किसके बराबर है? m1 v1 प्राइम, और टकराने से पहले इसका मोमेंटम m1 v1। अब f1 मल्टीप्लाई डेल टी इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1। अब डेल p इन m2, मैस m2 के अंदर चेंज इन मोमेंटम। अब f2 प्राइम मल्टीप्लाई डेल टी इज इक्वल टू डेल p2। अब f2 प्राइम क्या है? ये वो फोर्स है, ये वो रिएक्शनल फोर्स है जो m2 m1 पे लगा रहा है, ये वो रिएक्शनल फोर्स है जो m2 m1 पे लगा रहा है, वो f2 प्राइम है, और डेल टी जितने वक्त में जितने टाइम में फोर्स लग रही है, और डेल p2 क्या है? ये ऑब्जेक्ट जिसका मैस m2 है उसके मोमेंटम में तब्दीली है। तो डेल p2 क्या है? मोमेंटम आफ्टर कोलिजन माइनस मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब ऑब्जेक्ट m2 का टकराने के बाद मोमेंटम क्या है? m2v2 प्राइम माइनस टकराने से पहले इसका मोमेंटम क्या था? m2v2। अब ये हमारे पास क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, दोनों को ऐड करते हैं। लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होती है, राइट के अंदर ऐड होती है। f1 मल्टीप्लाई डेल टी प्लस f2 प्राइम मल्टीप्लाई डेल टी। अब लेफ्ट m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। अब यहाँ पे देखें, आप इसको रीअरेंज करें। अब इन दोनों में डेल टी कॉमन आ गया, f1 प्लस f2 प्राइम, m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस माइनस माइनस m2 v2। अब यहाँ पे देखें, आप प्राइम वाली इकट्ठी कर लें, अन प्राइम इकट्ठी कर लें। ये m1 v1 प्राइम, ये प्लस m2 v2 प्राइम, अब ये माइनस m1 v1 माइनस m2 v2। अब यहाँ पे देखें जो f2 प्राइम है, f2 प्राइम को मैंने बड़ा वादे आपको बताया था कि f2 प्राइम जो होता है ये हमेशा माइनस f1 के बराबर है, क्योंकि ये देखें
कि जितनी फोर्स इधर से इधर लग रही है उतनी फोर्स इधर से इधर लग रही है, लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये जो F2 प्राइम होगा इसकी मैग्नीट्यूड F1 के बराबर होगी लेकिन डायरेक्शन F1 के अपोजिट होगी। तो F2 प्राइम की जगह माइनस F1 लग सकता है, तो यहाँ पे F2 प्राइम की जगह हमने माइनस F1 सब्सटीट्यूट किया। डेल टी M1V1 प्लस M2V2 माइनस M1V1 माइनस M2V2। अब ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, जीरो आ गया। डेल टी M1V1 प्राइम प्लस M2V2 प्राइम माइनस, इन दोनों से माइनस कॉमन निकला, M1V1 प्लस M2V2। अब यहाँ पे देखिए जीरो ने जब डेल टी से मल्टीप्लाई किया इसे, तो ये हमारे पास आंसर आता है जीरो। अब ये देखिए ये दोनों ये माइनस हो रहे हैं, ये इधर माइनस हो रहा है, इधर जा क्या हो जाएगा प्लस। ये देखिए इसको उठा के दे देगा प्लस, ये M1V1 प्राइम प्लस M2V2 प्राइम। अब मोमेंटम बिफोर कोलिजन, जो सिस्टम का टकराने से पहले का मोमेंटम था, बराबर किसका आया है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद के मोमेंटम के। इसका मतलब है कि टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। तो डियर स्टूडेंट, अगर कोई सिस्टम के अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट किसी फोर्स को महसूस कर रहा है, तो यही ऑब्जेक्ट उसी ग्रुप के अंदर या उसी सिस्टम के अंदर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा। अगर किसी ग्रुप या सिस्टम के अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट फोर्स को महसूस कर रहा है, तो यही ऑब्जेक्ट इसी ग्रुप के अंदर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा, तभी जो है वो रिजल्टेंट लीनियर मोमेंटम जीरो होगा और लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो कभी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है वो कंप्लीट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन की जो स्टेटमेंट है वो फुलफिल नहीं होती। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। किसी भी पॉइंट पर कन्फ्यूजन हो तो व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अल्लाह ताला मेरा और आपको हम